हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉलिड स्टेट। उसके बाद हम आज इस पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन देखने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको मैं कवर करूँगा यहाँ पे आज, जो कि रिलेटेड होगा इस साल के आपको नीट जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब नीट 2020 और जेई मेन 2020 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं ओयूटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट है उसको भी हाईलाइट करने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पे ऊपर, और पहले चीज़ हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, जहाँ पे सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, एक कुछ ऐसे मिले हुए होते हैं कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सब पार्टिकल्स। इस सॉल्यूशन को आप देखोगे तो इसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो होता है वह अमाउंट ऑफ लो क्वांटिटी है और सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ हाई क्वांटिटी है। सपोज करो कि हमारे पास सॉल्यूट के रूप में, जैसे कि सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है भाई, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। वैसे ही आपका सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जनरली क्या होता है ना कि सॉल्वेंट के लिए दो बातें बताया जाता है कि सॉल्वेंट हो सकता है एक्वस हो या फिर नॉन एक्वस हो। एक्वस मतलब वाटर हो और नॉन एक्वस मतलब अदर देन वाटर हो, कुछ भी हो वाटर के अलावा। अब यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टाइप सॉल्यूशन जो है 9 टाइप का बनता है। सॉल्यूशन के 9 टाइप्स यहाँ पे बनते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट के रूप में गैस है और सॉल्वेंट गैस है, तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गैस इन गैस, एग्जाम्पल क्या है, एयर। सॉल्यूट में अगर हमारे पास गैस है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल है एयरेटेड वाटर, मतलब CO2 + H2O। अब देखो गैस इन सॉलिड, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब आते हैं सॉल्यूट के तौर पे लिक्विड और सॉल्वेंट के तौर पे भी लिक्विड। तगड़ा एग्जाम्पल है लिक्विड एंड लिक्विड का वाटर एंड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल इन वाटर, या फिर बेंजीन इन टॉलिन। फिर आपका है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है। एग्जाम्पल है मरकरी इन जिंक अमलगम। अब सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, एग्जाम्पल है CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पे, सॉल्यूट के रूप में सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, उसका एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर या फिर कॉमन सॉल्ट इन वाटर। सॉलिड इन गैस, उसका एग्जाम्पल है स्मोक, और सॉलिड इन सॉलिड उसका एग्जाम्पल है एलॉय। जितने एलॉय बनते हैं ना भाई, ये सब इसके एग्जाम्पल है। 9 टाइप्स के हुए। इसमें NCERT में भी दिया हुआ है, बट कुछ बुक ऐसे हैं जो 7 टाइप ही डिस्क्राइब कर पाते हैं और कुछ वो नहीं मानते, जैसे स्मोक को लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, हम NCERT के अकॉर्डिंग 9 टाइप को लेके चलेंगे यहाँ से। तो यह तो हुआ हमारा टाइप्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। या देखो इन सबको बोलेंगे बाइनरी मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसमें, बाइनरी मिक्सचर, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट। हमारे सिलेबस में जो भी पढ़ना है, जो कुछ भी जानना है, सब कुछ बाइनरी मिक्सचर ही जानना है। मतलब उसमें 2 ही कंपोनेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, इतना ही चीज़ हमें जानना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको बोलेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मास परसेंटेज अलग है, ठीक है, ppm अलग है, मोलालिटी है, उसके अलावा मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मालिटी है, फॉर्मालिटी है, ये सब अलग अलग है। अब चलिए आते हैं एक एक करके, मतलब हम बढ़ रहे हैं इसके यहाँ पे टाइप्स के बाद आते हैं अपन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि पार्टिकुलर अमाउंट सॉल्यूट कितने आपको सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, जिससे कि एक सॉल्यूशन जनरेट हो, क्या बने, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बने। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने का पहला मेथड दैट इज अ परसेंटेज मेथड। पहला मेथड कौन सा है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मतलब
पर मीन्स क्या होता है एवरी, और सेंट मतलब सेंचुरी। हर एक 100 पार्ट में कितना पार्ट हमारा डिजॉल्व है, इसके लिए परसेंटेज मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज में यहाँ पे दो चीज़ें, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला हुआ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज के अलावा एक और होता है वॉल्यूम परसेंटेज, वो भी बोल देता हूँ मैं। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होता है हमारा, आपको क्या बोलेंगे उसमें मतलब यहाँ मास के जगह क्या हम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वह वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ठीक है, और एक होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान रहे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी हाँ सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा है एक्यूरेट, 2014 या 2015 का क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो मास वॉल्यूम में क्या करेंगे, हम सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज में तीन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब नेक्स्ट वन आते हैं इसके बाद पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। नाम से ही क्लियर है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम जैसे मान जा हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे मैंने ए कंपोनेंट मान लिया, पीपीएम ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, मास कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। सिंपल सा बोला जाए तो 10⁶ पार्ट में जितने भी पार्ट अवेलेबल होगा वह पीपीएम कहलाएगा। नेक्स्ट वन है मोलारिटी, मोलारिटी है RITY, मोलारिटी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। मोलारिटी जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल M से, किससे इंडिकेट करते हैं भाई, कैपिटल M से। तो मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप अलग अलग तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास और मोलर मास को जब डिनोट करोगे पार्टिकुलर से, गिवन मास हमारा होता है WB और मोलर मास होता है MB। इस WB को हम WA और MB को हम MA मतलब 1 2 या AB के तौर पे भी लेते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। फाइनल फार्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। अगर ml नहीं रहेगा, लीटर होगा तो 1000 हटा देंगे हम लोग। मोलारिटी है मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट 1 लीटर में है। ध्यान रहे RITY, रीटी है तो लीटर होगा, रीटी है तो लीटर होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट वन, मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी है, थोड़ा सॉरी इसको मोलालिटी पढ़ेंगे, इसको हम वन है ना, इसको देखो इधर, इसको मैं बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग। मोलालिटी लिखा हुआ रीटी है, पढ़ेंगे मोलारिटी। हो गया है, थोड़ा सा कॉमन टाइपिंग एरर है। तो मोलालिटी में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ तुमको, ध्यान से देखना कि जब बात कर रहे थे ना हम लोग परफेक्ट मोलारिटी का, ऊपर वाला मोलारिटी का, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ध्यान रहे सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं। ठीक है, और वहीं जब स्मॉल m की बात करेंगे मतलब मोलालिटी का, तो इसमें क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट है, यह सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, सॉल्वेंट है। इसीलिए ऐसे कैलकुलेशन में सॉल्वेंट ही का मास लेंगे केवल, और कैपिटल M मतलब मोलालिटी के कैलकुलेशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर करेंगे। एक लाइन में बोले तो मोलारिटी हमेशा एक्सप्रेस होगा ml में या लीटर में, और मोलालिटी LITY एक्सप्लेन होगा आपको हमेशा ग्राम में या फिर केजी में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट वन है मोल फ्रैक्शन, बड़ा काम का चीज़ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको किसी भी कंपोनेंट का निकालना होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं या टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। एक से सबको डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसको इंडिकेट करते हैं अलग अलग तरीक़ा से, कोई एन से इंडिकेट करता है, कोई काई से इंडिकेट करता है, माप कोई एक्स से इंडिकेट करता है, अलग अलग तरीका है, ठीक है, इंडिकेट करने का। हम एक्स लेके चलेंगे, मान जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, यहाँ नॉर्मलिटी है। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। और या ऐसे बोलूँ कि नॉर्मलिटी है, ये भी आपको लीटर में ही एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब यह क्या है ना, फार्मूला मास के तौर पे आता है। फॉर्मेलिटी जिसको एफ से इंडिकेट करते हैं, फॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुआ। आपको मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ बताऊँ, खूब आजकल आ रहा है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ऐसे सरफेस लेवल क्वेश्चन है, एक सरफेस लेवल क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कौन सा इंडिपेंडेंट है? आंसर था उसका मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी। तो ध्यान रहे, मोलालिटी क्या होता है? मास में, उसमें कोई वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए वह टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है। या ऐसे बोले कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी, साथ में फॉर्मेलिटी भी, ये सब कोई टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम यूज हुआ है, समझे। और एक और चीज़ इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं मोलालिटी को, क्योंकि मोलालिटी में ग्राम इन्वॉल्व होने के कारण यह प्रैक्टिकली आसान होता है। और एक और तरीका यूज करते हैं हम लोग परसेंटेज में, जिसको बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं जहाँ पे खूब यूज होता है। बाकी और सब आपके सामने दिख ही गया कंसंट्रेशन का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। और अब आते हैं थोड़ा एक चीज़ और, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। नाम सुने होगा तुम ना, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉ लिए गए हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ हमें यहाँ पे जानना है, हेनरीज लॉ। क्या जानना है अपने को? हेनरी लॉ। यहाँ हेनरी लॉ जो है वह यूज किया जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। हमारे सिलेबस में दो बातें हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हो सकता है तीसरा भी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बट हमें क्या जानना है यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा, ये सब हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। हम देखो, किसी की भी सॉल्युबिलिटी के लिए वहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं जो हमेशा साथ में बने रहते हैं, कहीं ज़्यादा अफेक्ट हो, कहीं कम अफेक्ट हो। तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ हेनरीज लॉ, यह कहाँ पे आया है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चार बातों का ध्यान रहे। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इन सब चीज़ों पे जाने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर दूं, सॉल्युबिलिटी का एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब सॉल्यूट का जैसा नेचर होगा उसी टाइप के नेचर में सॉल्वेंट का भी होना चाहिए, तब वह इजीली और अच्छे से डिजॉल्व हो पाएगा। जैसे कि मान जाओ कोई आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो वह आयोनिक सॉल्वेंट को प्रीफर करेगा, जब वाटर ही हो गया उसमें इजीली आपको सोल्युबलाइज होगा। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सोल्युबलाइज होगा। अब तुम ये मत बोल देना कि सर अल्कोहल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर भी वाटर में सोल्युबलाइज होता है। तो ध्यान रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ओके। या इतना अगर नहीं समझना है तो इतना बोलो, जो जिसको पसंद करेगा उसके साथ जाएगा भाई, ठीक है। यह सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए बात बोला हूँ मैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे ही रहता है। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा गैस है, एक ऐसा गैस है जो इजीली लिक्विफाई हो रहा है, वो उतना ही अच्छे से आपको सोल्युबलाइज भी होगा। अ गैस विच इज इजीली लिक्विफाइबल विल बी मोर सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्वेंट।
ओके, तो ये नेचर की बात हुआ। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट गैस है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट गैस जो है जितना ज़्यादा लिक्विफाई होगा उतना ज़्यादा वाटर में सोल्यूबलाइज होगा। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर तो ऑलरेडी आपको गैस को सोल्यूबलाइज कर देगा, कब, जब गैस इजीली लिक्विफिएबल होगा। तीसरा फैक्टर है यहाँ पे आपको टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हमें जानना होगा कि हम टेम्परेचर कम रखें। टेम्परेचर अगर कम रखेंगे तो इजीली सोल्यूबल होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद यह पूरा का पूरा मतलब चांस क्या होता ही है, प्रैक्टिकल बातें हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, आपको वाटर से बबल्स निकलना शुरू होगा, बबल्स निकलेगा, बबल्स निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जो उसमें एयर है ना, जो एयर है मतलब गैस है जो सोल्यूबल है वह बाहर हो रहा है, तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, तुमको मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ एकदम, अभी गर्मी का दिन है, हर किसी के गांव में घर मतलब अगल बगल में नदी होगा या छोटा मोटा तालाब होगा, सबने देखा होगा जितना धूप तेज होता है एक वाटर से बबल्स निकलते हुए, या फिर निकलता है कि उससे स्टीम निकल के कुछ जा रहा है। अगर इतना ऑब्जर्व नहीं किए हो तो इतना देखे भी होगे और सुने भी होगे कि गर्मी के दिन में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लोग क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स छोटे छोटे सूक्ष्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब मरने लगते हैं, उनके एडेप्टेशन पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन, जो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम मिलेगा, तो उसका एडेप्टेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी। अब चौथा चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी जी आए हैं, इनका है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो भाई प्रेशर जितना बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, हम पढ़े हैं गैस इस स्टेट में। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, और वॉल्यूम कम होगा मतलब मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। जब क्लोज होंगे तो क्या होगा, इट इज ईजी टू लिक्विफाई दैट पार्टिकुलर गैस। ओके, और जब वो लिक्विफाई होगा मतलब वो इजीली सोल्यूबलाइज होगा। इतना बात अगर घूम घूम कर लग रहा है तो इतना याद रखें कि प्रेशर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। इसी प्रेशर और सोल्यूबिलिटी को लेते हुए हेनरीज ने एक रिलेशनशिप दिया, और उसी रिलेशनशिप को बोलते हैं हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस dissolved per unit volume of the solvent at constant temperature is directly proportional to pressure of the gas in equilibrium with solution। इतना बात को हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारे पास, ठीक है, जो भी गैस का मास है जो डिजॉल्व हो रहा है पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, वह कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपको अप्लाइड प्रेशर से। ऑफ कोर्स टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर वेरी करने के कारण सोल्यूबिलिटी भी अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ गैस, p क्या है, प्रेशर, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू पी। यहाँ पे KH क्या है हमारा, हेनरीज कांस्टेंट, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, या KH जो हेनरीज कांस्टेंट है, यह अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग इसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह सॉल्युबिलिटी से जो इम्पोर्टेंट था हेनरीज लॉ वह हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉ पे आए हैं तो एक चीज़ और जान लें हम लोग, ठीक है, वह है हमारे लिए रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ, सॉल्यूशंस में जो भी 2-3 लॉ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रॉल्स लॉ बोलता है the Raoult's law states that at a given temperature for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। फिर से पढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो, फिक्स रहे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड डाला गया है, उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। सपोज करो हमारे पास
एक सॉल्यूशन है जिसको हमने ए से इंडिकेट किया, देखो सामने कह रहा है ना कैपिटल ए, तो यहाँ और पी ए हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, आपको दिया हुआ ना यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, यहाँ पे पी नॉट ए जो हमारा है पी नॉट ए और आपको एक्स ए है, ठीक है, पी नॉट ए है आपको प्योर वेपर प्रेशर, क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, और एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमारा कंपोनेंट क्या था, ए था, तो पी ए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वैसे ही पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो हम ए और बी को अगर मिक्स कर दें, ए और बी को मिक्स कर दें तो हमारा एक परफेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा, एक सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी। तो कोई पूछे कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है, तो हम जानते हैं ऑल द पार्शियल प्रेशर को सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे पी ए को पी बी से जब ऐड कर देंगे मतलब टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, और पी ए पी बी को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दोनों को ऐड करने के बराबर क्या हो जाएगा हमारा टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यह रॉल्स लॉ से रिलेटेड है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो पहुंच जाएंगे हम लोग आर एल वी पी के ऊपर, तो अभी के लिए इसको यहीं पर रख देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। एक चीज़ और है, थोड़ा सा जान लो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ बोलते हैं। इसका ओरिजिन थोड़ा समझो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना। ऐसा था कि वेंट ऑफ जो साइंटिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि जो सॉल्यूशन होता है ना, अगर सॉल्यूशन आइडियल टाइप का है तो उसके पार्टिकल जो होंगे वह आइडियल गैस के पार्टिकल जैसे बिहेव करते होंगे, मतलब सॉल्यूशन भी एक आइडियली बिहेव करेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे वेंट ऑफ ने कुछ फैक्टर्स दिए थे जिसको वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, और उनके जो रिलेशन से जो स्टडी थे उसको जो हम लोग कनेक्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से, तो उसको अपन वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ या वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ बोलते हैं। सीधे सीधे बोलूँ तो वेंट ऑफ ने उस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया था, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया था। बेटा तुम वेंट ऑफ का टाइम पीरियड बहुत लेट से आता है, बॉयल्स का टाइम पीरियड जो है ना 1662 1662 में दिया था बॉयल्स ने, बहुत इनसे पहले का टाइम है। गैस लॉ को डेवलप होने में 140 साल लग गए थे लगभग, और ये वेंट ऑफ की कहानी बाद में आती है। आप जाओगे हायर स्टडी में तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इन्होंने कॉपी किया था, ठीक है, या फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश किए थे, थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोले तो। अब देखो इसके बस फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। बताया जाता है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट टी पाई भी क्या है, कांस्टेंट होगा, पाई भी यहाँ पे प्रेशर है, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और पाई बाई सी मतलब सी किस में होगा, इन मोल पर लीटर में, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बॉयल्स लॉ है सामने, बस थोड़ा सा देख के आगे बढ़ लेना, ऐसा लगेगा कि तुमने नाम सुना है, ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट नहीं है। और वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ बता देते हैं एट कांस्टेंट सी पाई टी इज ऑल्सो कांस्टेंट, पाई प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, समझे ना, कौन सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब वेंट ऑफ के दोनों से उठाते हुए वेंट ऑफ ने जनरल सॉल्यूशन का इक्वेशन भी दिया था जिसको बोलते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, तुम जो पढ़े हो ना पी बी इक्वल टू एन आर टी, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, समझ जाओ। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन, और पार्टिकुलर वॉल्यूम, तो एन बाई वी को इक्वेट करके बना दिया गया है सी, और आर टी है, समझे ना, पी बी इक्वल टू एन आर टी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। अब वेंट ऑफ जब कॉपी कर ही रहे थे तो वेंट ऑफ ने एवोगाड्रो के साथ भी कनेक्ट कर दिया, बोले फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम N1 मस्ट बी इक्वल टू N2, N1 इंटू के बराबर होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी टोनोसिटी क्या हो, एक जैसी हो, उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। अच्छा ये सब वेंट ऑफ से रिलेटेड था, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट नाम मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़ भी होती है, ठीक है, लॉ में ये सब आता है। यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट क्या है, रॉल्स लॉ यहाँ पे, ठीक है, और रॉल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेनरीज लॉ, क्लियर। अब यह लॉ हो गया, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ अब एक चीज़ यहाँ रॉल्स लॉ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ मैं कनेक्ट कर दूँ,
एक बात और कनेक्ट करूँगा मैं, गोटे जिनस उड़िया ट्राई कर रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो रॉल्स का जो स्टेटमेंट दिए थे ना, रॉल्स के जिस रिलेशन को जब हम आगे तक पढ़ते हैं ना, तो रॉल्स ने कुछ चीज़ें बताई थी कि सॉल्यूशन जो है ना वह दो टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन जो है वह दो टाइप के होंगे। यह आपको उन्होंने बोला था कि सॉल्यूशन हो सकता है कि आइडियल हो और नॉन आइडियल हो। क्या बोले? आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन may be defined as the solution which obey Rolle's law exactly over the entire range of concentration। मतलब किसी भी concentration पे रॉल्स लॉ को जो फॉलो करे वह क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो ना करे उसको क्या बोले जाएंगे भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन रेंज पे जो काम कर जाए, रॉल्स लॉ को फॉलो करने लगे, उसको आइडियल बोला गया। और जो ना फॉलो करे हर रेंज पे उसको क्या बोला गया? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल बोले तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो यह आइडियल का जो रॉल्स का मानना था ना, ये फिर उसी बात को दौड़ रहे हैं गैसियस स्टेट से लेके कि भाई जैसे गैस पार्टिकल होते हैं, गैस मतलब आइडियल होता है, रियल होता है, वैसे ही हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि रॉल्स लॉ को हर जगह फॉलो करे तो आइडियल हो गया। जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन को हर जगह फॉलो करेगा तो आइडियल गैस हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हम लोग दूर नहीं हैं, हम लोग अभी तक स्टेट ऑफ मैटर में ही हैं। पहले पढ़े थे गैसेस स्टेट, फिर आए सॉलिड के ऊपर, अभी हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट के ऊपर। तो चीज़ें कनेक्ट होगी, और स्पेशली गैस तो लिक्विड से कनेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब कोई पूछा कि भाई ये बताओ कि सॉल्यूशन जो जिसको आप नॉन आइडियल बोल रहे हो, वह नॉन आइडियल आपका आइडियल से अलग है? तो रॉल्स ने बोला हाँ एकदम अलग है। तो बोले कि कितना अलग है और कैसे अलग है, इसको हम कैसे समझाएंगे? तो बोले कि समझाने का एक अच्छा सा तरीका है, मैं बोलूँगा कि अगर यह नहीं मान रहा है तो डेविएशन बोलूँगा, कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो उसको मैं बोलूँगा कि यह डेविएट कर रहा है। और उस डेविएशन की बात को बोला गया डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और यहाँ पे मैं सारे बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ और रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी पेज पलटो, एनसीईआरटी बुक खोलो, यहाँ पे उसमें जाओगे तो कुछ ग्राफ बने हुए हैं। ग्राफ बना हुआ है जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ बने हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बेंजीन, आइसोटोन, क्लोरोफॉर्म के, ठीक है, इथेनॉल, वाटर, ऐसे कुछ नाम देके आपको अलग अलग सॉल्यूशन के बने हुए हैं कि कौन कौन सा मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और यह टॉपिक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है भाई। यह जो पॉइंट बोल रहा हूँ आपको एग्जाम्पल और ग्राफ वाले, तुम्हें अगर एग्जाम्पल से केवल क्वेश्चन करना है ना, तो एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। अगर नहीं मिलेगा ना 2 बार मिनिमम, 2 से 3 बार, तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, या फिर मेरा नंबर सबके पास है ही, तो मुझे फ़ोन लगा के पूछना कि सर आप क्या बोल रहे थे। फिक्स है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा याद रखना है। और इस साल जो नीट होने वाला है या जेई मेन होने वाला है, ऐसे क्राइसिस कंडीशन में जब होगा ना, तो लेवल जो होगा वह अलग ही होगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, इस पे मैं स्पेशली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपको बताया जाएगा किस दिन होगा, या फिर लाइव सेशन में बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ इसमें होने वाला है। थोड़ा सा अलग अप्रोच है और उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है। चलिए, अब टोनिसिटी के हिसाब से सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। देखो ये टोनिसिटी समझना है तो एक चीज़ समझो, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तुम जो भी इमल्सन, सस्पेंसन या साइरप, जिसको सिरप बोलते हो, मेडिसिन लेते हो ना, सब हमारे बॉडी में जितना कुछ डलता है सब आइसोटोनिक होता है। क्या होता है? सब आइसोटोनिक होता है। उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ ऐसा होता है कि बॉडी में जाने के बाद वह हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट हैं उनके साथ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर को बराबर में शेयर करे, एक जैसा बिहेव करे, कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट ना हो, वह श्रिंक ना हो, बाहर ना निकले, इस तरह से मेंटेन करके बनाया जाता है। आइसोटोनिक रहना चाहिए बॉडी के साथ। या इंजेक्शन देते हैं, सब के सब आइसोटोनिक होते हैं, समझे। और इतना चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना, मेडिकल वाले खासकर, बेटा ये सब कुछ मिलने वाला है डिटेल में। कॉलेज में जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। इंजीनियरिंग में जब फ्लूइड्स बनाते हो ना अलग अलग,
जितने ये फ्लूइड्स हम लोग बनाते हैं, जो हम डाइजेशन पर्पस के लिए भी लेते हैं, खाने पीने में भी, वहाँ भी यह यूज होता है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और हाइपोटोनिक वैसा सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, एक दूसरे से कम होगा। सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, एक का दूसरे से कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। और एक है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर। ऐसे समझो हाइपरटोनिक जो है ना, यह ऐसे चीज़ दिया जाए इंसान को तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाइपोटोनिक देंगे तो कम हो जाएगा, समझे ना। नहीं, बॉडी के अंदर कुछ भी दोगे जो अगर आइसोटोनिक नहीं है ना तो उसका तबीयत खराब होगा ही होगा 100%, ठीक है। तो टोनिसिटी के हिसाब से 3 टाइप का, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। और आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइडियल, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में 2 चीज़ें, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है थोड़ा समझ लो, फिर आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में CP भी बोलते हैं, C फॉर कॉलिगेटिव, P फॉर प्रॉपर्टी। मैं CP टर्म यूज करूँगा बराबर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है रेदर देन नेचर ऑफ पार्टिकल। कितने पार्टिकल हैं ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि पार्टिकल का नेचर कैसा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। आई रिपीट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends upon only and only the number of solute particles and never depends on the nature of solute particle। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह 4 टाइप का होता है। पहला है RLVP। RLVP को हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा होता है उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और 4th नंबर है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस फिनोमिना, ठीक है। तो चलिए पहले ऊपर आते हैं, अपना है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको समझिए थोड़ा सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको समझने के लिए एक मैं एक्सपेरिमेंटल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सपोज करो कि आपके पास एक बीकर में वाटर रखा हुआ है और उस बीकर को मैंने नाम A दिया। क्या दे दिया उसका नाम? A। उसको मैंने हीट करना शुरू किया और ऊपर से ढक दिया। कुछ टाइम बाद देख रहा हूँ कि अंदर से कुछ आपको प्रेशर क्रिएट हो रहा है। देयर विल बी सम प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, सम प्रेशर विल बी एक्सर्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। जब ऊपर जाएगा तो जिससे हमने ढका है वह उठने लगेगा थोड़ा ऊपर या फिर हिलने लगेगा। मतलब हीट करने के बाद वाटर के सरफेस से कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब जो हमने लिया था प्योर वाटर था, क्या था वह? प्योर वाटर। तो मैं बोलूँगा इसको इट इज़ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका नाम मैंने क्या लिया था? A। ऐसे ही दूसरा बीकर ले लिया, उसको नाम मैंने दिया B। इस बार सेम सॉल्वेंट उसमें भी है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ साथ मैंने उसमें क्या किया है कि कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। क्या क्या? एक ऐसा सॉल्यूट जो नेचर में सॉलिड है और नेचर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल है। मतलब ना वो डिसोसिएट होगा, ना एसोसिएट होगा और ना ही ब्रेक होगा। अब इतना कुछ नहीं होगा तो बोलोगे सर क्या होगा? तो ध्यान रखो, एक काम होगा, नीचे जाके कंटेनर में बैठ जाएगा। जब सेटल डाउन हो जाएगा, अब उतना ही टेम्परेचर से उसको जब हीट करना शुरू करेंगे तो उतना प्रेशर क्रिएट
नहीं होगा वेपर प्रेशर। यह सोचने वाली बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई अगर हम जिधर से हीट कर रहे थे उसी सरफेस को कोई ऐसे चीज़ आके ब्लॉक कर दिया है या उस पर लेयर लगा दिया है कि टेम्परेचर पूरा पास नहीं हो पा रहा है, तो ऑफ कोर्स वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब तुम ए और बी को आपस में रिलेट करोगे तो सेंटेंस बोलेंगे हम रिलेटिव। क्या बोलेंगे, रिलेटिव। और कम हुआ है इसलिए बोलेंगे लोअरिंग, और कम क्या हुआ है, वेपर प्रेशर। तो देयर इज अ लो इन वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर बी हैविंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको हम RLVP बोलेंगे। इतनी बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकता और इसका मैं डायग्राम भी बना नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए मैं आप बातों को समझा रहा हूँ। और सबको एक बार 12th पढ़ा है तो आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ यह आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। मान लिया मैं यहाँ पे दो चीज़ें था, ए और बी, ठीक है, हमने जो कंटेनर ए और बी लिया था उसी के रेस्पेक्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे। RLVP को बोलेंगे द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा था कि अलग अलग नाम दिया और सेम टेम्परेचर से हीट किया था, प्योर सॉल्वेंट को भी और वैसे कंटेनर को भी जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला का RLVP के अकॉर्डिंग यहाँ पे रॉल्स लॉ लगता है। ये स्टेटमेंट जो है RLVP के अंदर ना, ये रॉल्स लॉ का है। तो रॉल्स लॉ बोलता है कि जो भी आपका RLVP होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो प्योर था हमारा P0, है ना, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और PA क्या था, सॉल्यूशन वाला जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है। तो रिलेशन क्या बनेगा, P0A माइनस PA डिवाइड बाई P0A इक्वल टू XB। यहाँ पे हमारा XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अंदर जो लिखा हुआ है ना, X0 नहीं पढ़ना है, उसको XB पढ़ना है। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो RLVP में फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P0A माइनस PA डिवाइड बाई P0A इक्वल टू XB। इसको अपन अलग अलग तौर में भी AB को हटा देंगे, S के तौर में भी लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ आना चाहिए जो मैं बोला था अभी थोड़ा देर पहले कि भाई हमारे पास दो कंटेनर है A और B। A में प्योर सॉल्वेंट है और B में क्या है, B वाले बीकर में क्या है भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो नेचर में सॉलिड है और उसका नेचर कैसा है, वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब उसी एक्सपेरिमेंट को समझते हुए चलो। तुम्हें कोई बोले कि भाई इस वाटर को तुम बॉयल करो या फिर इस सॉल्वेंट को बॉयल करो या फिर इस सॉल्यूशन को बॉयल करो, तुम्हारे पास दो चीज़ है, एक प्योर सॉल्वेंट, दूसरा है एक सॉल्यूशन वाला। टेक्निकली तो इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि इसके पास भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है। या इतना नहीं बोलना है तो हम A और B बीकर का नाम देके बोल सकते हैं। तो वैसे कंटेनर में जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है वह इजीली बॉयल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो भी हम हीट देने वाले हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे लगेगा, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली लगेगा आपको हमारे प्योर आपके सॉल्वेंट पे। लेकिन दूसरा बीकर जिसके अंदर हमने क्या रखा है भाई, जिसके अंदर हमने आपको एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखा है जो कि कुछ टाइम बाद आग के नीचे सेटल हो गया है, और वह सेटल होने के कारण हम जो हीट दे रहे हैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट नहीं अप्लाई हो पा रहा है आपको इसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, या इसीलिए अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और बढ़ने वाले सेंटेंस को बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एलिवेशन। सबको मालूम है ना, तुम जाते हो ना मॉल में कहीं कहीं, आजकल तो नहीं जा रहे हो कोरोना के चक्कर में, जाते हो तो लगा रहता है ना हर जगह एक्सकेलेटर या एलिवेटर ना, तुम खड़े हो जाते हो, स्टेप रख के तुमको उठा के लाके ऊपर रख देता है, ऊपर, उसको बोलते हैं ना एलिवेशन, मतलब बढ़ते हुए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड, सॉल्यूट। ओके, अब यहाँ पे देखो इसके लिए रॉल्स लॉ अप्लाई होता है, और रॉल्स लॉ बोलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी, डेल टी बी बोलूँ या फिर डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, मतलब स्मॉल एम ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सो फाइनली अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल्टा टी बी और डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी इज द मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी का वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल टी एफ। मैं देखो मैं इसको डेल पढ़ता हूँ, जिसको तुम डेल्टा बोलते हो, एक्चुअली ये डेल ही होता है। डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब स्मॉल एम। ये भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ के एफ क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम वही बीकर ए और बी, ए मतलब जिसके पास क्या है प्योर सॉल्वेंट, और बी जिसके पास क्या है सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड, सॉल्यूट, दोनों को अगर फ्रीज करने जाओगे तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तुम सोचो कि किसको फ्रीज करना आसान है। थोड़ा सोचो कि किसको फ्रीज करना आसान है, प्योर सॉल्वेंट वाले को या फिर ऐसे बीकर को जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट रखा गया है। थोड़ा सा सोचो। अगर देखो अब मैं बोलता हूँ, आपको हमेशा एंड हमेशा फ्रीज करना आसान होगा वैसे को आप बीकर को जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड, सॉल्यूट है। अब क्यों होगा, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जब कोई फ्रीज होता है ना, तो वह उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आप हायर स्टडी में जाओगे ना तो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ोगे। क्रिस्टलाइजेशन में 3 स्टेप काम करता है, ठीक है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन, न्यूक्लियर ग्रोथ और क्रिस्टलाइजेशन। एम्ब्रायो फॉर्मेशन, न्यूक्लियर ग्रोथ और क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा माना जाता है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ तुमको, इसके बाद जो बोलने वाला हूँ तुम चाहो तो कभी करके देख लेना, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, होता ही होता है। हमने कितना बार मल्टीपल टाइम लैब में किया है, जब कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे और प्रैक्टिकल लग रहा था कि फेल हो जाएगा, नहीं होने वाला एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा काम कर देते थे। तुम अगर करना भी कॉलेज में कभी तो चुपके से करना, कोई देखे नहीं। जिसको हमें बनाना होता है ना, जो कंपोनेंट हमें प्रिपेयर करना होता है, अगर वह नहीं बन रहा है तो उसके फाइनल स्टेप में थोड़ा सा उठा के सेम कंपोनेंट डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन में हेल्प मिलता है और फटाफट तेज़ी से क्रिस्टल ग्रो कर जाता है। मैं तुम्हारे लिए एग्जांपल दूं तो तुमने बनाया होगा एलम, पोटास एलम, सबको याद आ गया होगा लैब में। अब कैसे बनाए हो तो मुझे नहीं मालूम, सबको ही अलग अलग तरीक़ा से बनाया होगा, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं वो अलग तरीक़े से बनाए होंगे, ठीक है। तो आप जब बनाते हो वहाँ से पोटास एलम, तो चाहो तो लास्ट स्टेप में थोड़ा सा एलम ऐड कर दोगे तो तेज़ी में एलम प्रिपेयर हो जाएगा। चलो आते हैं यहाँ पे, उसको क्या रिलेशन है। जब हम फ्रीज कर रहे होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे भाई, एम्ब्रायो फॉर्मेशन, न्यूक्लियर ग्रोथ और क्रिस्टलाइजेशन। अगर देखना है ना कि कैसे होता है तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम घर में फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में वाटर रखना, और वाटर रखने के बाद कुछ टाइम बाद निकालना, 2-3 घंटे बाद निकालोगे ना, देखोगे उसमें बीच में ऊपर कुछ निडल टाइप, एकदम शार्प नोक बना होता है, निडल टाइप बना होता है। वो जो निडल टाइप आपको दिखता है ना, वह क्या है एक्चुअली मालूम है, वह आपको जो निडल टाइप बना हुआ है वह आपका फाइनल स्टेप है, वह क्रिस्टल ग्रोथ है। वह क्रिस्टल ग्रोथ है जो बन के वहाँ पे रुका हुआ रहता है, समझे। तो जब हमारे पास कोई भी सॉलिड अवेलेबल होता है तो फ्रीजिंग आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंटेनर बी था, बीकर बी था, इसको हमने ए बी नाम दिया है। बीकर बी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल,
सॉलिड है, इसीलिए उसका फ्रीजिंग आसान होगा। और जब फ्रीजिंग आसान होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब कम होने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्रेशन। ओके, कम होने का मतलब है कि मान जाओ हमारा 0 डिग्री पे फ्रीज होना था वाटर को, तो वाटर अब 0 डिग्री पे फ्रीज ना होके उसके ऊपर फ्रीज हो जाएगा, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 डिग्री पे हो जाएगा। या कम हुआ, बढ़ेगा ना, तो नेगेटिव में जाएगा, समझे। तो हमें नेगेटिव में नहीं जाना है, कम करना है, मतलब 0 से पहले फ्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला डेल ऑफ टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल ऑफ टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका अलग अलग वैल्यू होता है। सॉरी, बोलते बोलते चलो अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऑस्मोसिस फिनोमिना समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस फिनोमिना में क्या होता है कि आपको सॉल्वेंट जो है ना अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, या ऐसे बोलूँ कि सॉल्वेंट जो है ना वह आपको डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन साइड मूव करता है, और उसके उल्टा जो होगा उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलते हैं अपन शॉर्ट में RO। वही RO जो तुम पानी पीते हो, RO वाटर। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता डायरेक्टली चला जाए। जाने के लिए जिससे होकर जाता है उसको बोलते हैं SPM। S फॉर सेमी, P फॉर परमिएबल, M फॉर मेम्ब्रेन। मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और इसके उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर जिसके अप्लाई होने से ऑस्मोटिक फिनोमिना रुक जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रेशर जिसको अप्लाई करने से क्या रुक जाए हमारा ऑस्मोसिस फिनोमिना, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उस यहाँ पे PV इक्वल टू NRT को कनेक्ट किया गया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जिसको इंडिकेट करते हैं पाई से, उसको हाँ उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे PV इक्वल टू NRT को मॉडिफाई किया गया और PV इक्वल टू NRT ना लिख के वो लिखेंगे अपन पाई V इक्वल टू NRT। यहाँ पाई क्या है हमारा, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, V वॉल्यूम है, N वही है, नंबर ऑफ मोल्स, R है आपका गैस कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम आगे चल के चाहे तो इस तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये वाला इक्वेशन दिखा रहा हूँ तुमको मैं, अभी रुक जाओ, ये कहाँ गया, हाँ देखो इधर है ना, पाई इक्वल टू CRT वहीं से लिया गया है। ठीक है, उसी को मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक फिनोमिना। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। यहाँ पे N से अपन नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। या जितना चीज़ हमने देखा है अभी ना, RLVP हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन सब का एक ही मकसद है कि इनके हेल्प से हम लोग मोलर मास निकाल लें। मतलब यहाँ से N से निकाल सकते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स है ना, गिवन मास बाई मोलर मास, तो यहाँ मास निकल जाएगा। यहाँ से तुम M दिया है, M है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, M क्या है हमारा मोलालिटी है, तो यहाँ से भी मास निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी M दिया है, M क्या है मोलर मास, आपको मोलालिटी है, तो यहाँ से भी मास निकल जाएगा। और RLVP में दिया है XB, मतलब मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को अपन यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे और मोल्स से क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, अब यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास हम इसको बोल सकेंगे। यह चार बातें नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इन सब में एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी हमारा सॉल्यूट जो है एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होगा या इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूट कभी एसोसिएट डिसोसिएट होने लगे, ठीक है, तो वैसे केस में हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो जाता है। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या लेते हैं भाई हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलिए इस चैप्टर के लास्ट हेडिंग पे हम आ गए, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर आ रहे हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर कब अप्लाई होगा, जब हमारा सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, या क्या होगा एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो। जब एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, जब डिसोसिएट होगा
तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। तो किसी भी टाइम पे, एसोसिएशन के टाइम पे या डिसोसिएशन के टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी कर रहा है। इसीलिए हम हमेशा बोलेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी करता है। ठीक है। वेंटर फैक्टर को हम आई से इंडिकेट करते हैं। आई का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शॉर्ट में बोले तो आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड सी पी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड सी पी। क्या बोलते हैं अपन, आई इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास। मैं आपको बोलता हूँ यह फॉर्मूला याद रखना, ये वाला देखो, ज़रा जूम कर दिया, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, ये वाला कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास। चलिए, अब एसोसिएशन हो या फिर डिसोसिएशन हो उसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करते हैं एसोसिएशन को या फिर डिसोसिएशन को हम आई के तो मतलब डिग्री के टर्म में, कि कितना डिग्री डिसोसिएट हुआ और कितना डिग्री एसोसिएट हुआ, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। यह चीज़ आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो देखो, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू होता है I-1 डिवाइड बाई N-1, ठीक है। अगर एसोसिएशन होगा तो फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन, ठीक है। अब इसके हाथ पे अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमारा फार्मूला था वेंटर फैक्टर आने के बाद मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेंटर फैक्टर क्या बोलेंगे, अब होगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू आई इंटू N2 डिवाइड बाई N1। वैसे ही डेल ऑफ टी वी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल ऑफ टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब पाई इक्वल टू आई इंटू N2 आर टी बाई भी। यहाँ पे दो फॉर्मूला याद रखना भाई कम से कम, डेल टी वी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम और डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। दो फॉर्मूला याद रखते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो यह मास निकालने का काम आएगा। उसके अलावा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन के फार्मूला भी याद रखना है यहाँ पे वेंटर फैक्टर में। तो चलिए, हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर को कोशिश किया कवर कर देने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, या PDF आपको चाहिए तो जा कर के मुझे कमेंट करें आपको वीडियो के नीचे, और मैं आपको यह PDF सेंड कर दूंगा। दिखा दूँ थोड़ा सा मैं आपको, यह पूरा चीज़ मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आपकी थोड़ा PDF थोड़ा बड़ा है, देखो ये नहीं देख पा रहे होगे, ये सब बड़ा सा है, टेबुलर फॉर्म में बनाया हूँ, मेरा बनाया हुआ है, देखो नाम भी है, देख सकते हो इधर, ठीक है। तो उसके बाद आप मांगोगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा, अपना ईमेल ID दो और वंचे क्लिक करके बताओ, ठीक है। तो चलिए।